दोस्तों, क्या तुमने कभी सोचा है कि ये कितनी डरावनी बात है? तुम किसी एक चीज पर अपनी जिंदगी के पूरे 20 साल लगा देते हो और फिर वही चीज तुम्हें 100 रुपए कमाना तक नहीं सिखा पाती। तुम एक बार ये सोच कर देखो, तुमने 12 साल तो सीधे सीधे स्कूल में दे दिए। उससे पहले 2 से 3 साल यूकेजी और एलकेजी में खपा दिए, फिर उसके बाद 5 साल कॉलेज में दे दिए, यानी कुल मिलाकर लगभग 20 साल पढ़ाई में खर्च कर दिए। लेकिन अब सवाल ये है, क्या तुम इससे अभी 100 रुपए भी कमा सकते हो? आज हर सरकारी नौकरी के लिए 20 लाख फॉर्म भरे जाते हैं, लेकिन सिलेक्शन कितनों का होता है? 10,000 लोगों का भी नहीं, यानी सफलता का प्रतिशत 8% से भी कम है। अब तुम खुद सोचो, ये कैसी पढ़ाई है जिसमें 20 साल झोंक देने के बाद भी 99% लोग नाकाम रह जाते हैं? ये कैसी मेहनत है जो तुम्हें सबसे जरूरी चीज पैसा कमाना भी नहीं सिखा पाती? तुम एक बार अपने आसपास देखो, हजारों लोग हैं जो 15-20 साल से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं और आज भी बेरोजगार बैठे हैं। उन्होंने किताबें तो पढ़ ली, लेकिन पैसा कमाना नहीं सीखा। तो असली सवाल यही है, अगर तुम्हारी पढ़ाई तुम्हें 100 रुपए तक कमाना नहीं सिखा रही तो उस पढ़ाई का फायदा ही क्या है? आज एक मजदूर भी रोज के 500 रुपए कमा लेता है और दूसरी तरफ एक डिग्री वाला लड़का 20 साल की पढ़ाई के बाद भी 100 रुपए नहीं कमा सकता। तो फिर मजदूर और डिग्री वाले में फर्क कहाँ है? और यही असली खेल है, क्योंकि सच तो यह है कि आज जो लोग दुनिया में अमीर हैं, उनमें से ज्यादातर वो हैं जिनके पास ढेरों डिग्रियां नहीं थी। उनके पास सोचने का तरीका था, पैसा कमाने का तरीका था। अब सवाल ये है, वो तरीका है क्या? पढ़ाई से अलग, डिग्री से परे वो कौन सा रास्ता है जो किसी को भी पैसा कमाना सिखा देता है? और यही रास्ता मैं तुम्हें इस कहानी में दिखाने वाला हूँ, इसलिए ध्यान से सुनो, क्योंकि आगे जो होगा शायद तुम्हारे सोचने का तरीका हमेशा के लिए बदल दे। तो पहले ही चैनल को सब्सक्राइब कर लो, तुम कहानी में खो जाओगे। शहर की भीड़ में वह लड़का जैसे खोसा गया था। चारों ओर दौड़ते भागते लोग, ऑटो के हॉर्न, बसों की धक्का मुक्की और चाय की दुकानों पर ठहाके, लेकिन उसकी आंखों में सिर्फ खालीपन था। उसका नाम था अरुण। कभी अपने गांव का सबसे तेज दिमाग कहा जाने वाला अरुण आज शहर की गलियों में बेरोजगारी का बोझ ढो रहा था। गांव में जब उसने 12वीं की परीक्षा टॉप की थी तो पूरे गांव ने मिठाइयां बांटी थी। हर कोई कह रहा था, ये लड़का एक दिन अफसर बनेगा, पूरे गांव का नाम रोशन करेगा। घर वाले भी सपने देखने लगे थे कि अब अरुण शहर जाएगा, पढ़ाई करेगा और बड़ी सरकारी नौकरी लाएगा। अरुण भी उसी सपने में खोया हुआ था, लेकिन हकीकत सपनों से कहीं ज्यादा सख्त थी। 3 साल बीत चुके थे। अरुण लगातार तैयारी करता रहा, किताबें, कोचिंग, नोट्स, मॉक टेस्ट, सब कुछ। लेकिन हर बार रिजल्ट आने पर वही कहानी, नाम कहीं भी नहीं। कभी मार्क्स थोड़े कम, कभी कटोना ऊपर निकल जाता। और आसपास के वही लड़के जो कभी उसके पीछे सवाल पूछने आते थे, अब बड़ी बड़ी नौकरियों में जा चुके थे। हर नाकामी के साथ उसका आत्मविश्वास टूटता गया। कभी माँ बाप का चेहरा याद आता, उनकी उम्मीदें, उनके सपने। कभी गांव वालों की बातें गूंजती, अरे वही है ना अरुण जो बहुत पढ़ाकू था, अभी तक नौकरी नहीं मिली। कमरे की 4 दीवारी में बैठा अरुण अक्सर सोचता, क्या सच में पढ़ाई का कोई मतलब है? अगर इतनी मेहनत के बाद भी नौकरी नहीं मिल रही तो मेहनत बेकार ही तो है। धीरे धीरे उसका मन किताबों से उठने लगा। सुबह देर तक सोना, शाम को बिना वजह सड़कों पर घूमना, मोबाइल में वीडियो देखते रहना, यही उसकी दिनचर्या बन गई। शहर का किराया, खाने पीने का खर्च, किताबों पर लगने वाला पैसा, सब मिलाकर उस पर बोझ बढ़ता जा रहा था। घर से पैसा आता था, लेकिन हर महीने के साथ उसे लगता कि वह अपने परिवार पर बोझ बन चुका है। कई बार वह सोचता, काश मैं गांव वापस चला जाऊं, लेकिन फिर दिल कहता, गांव गया तो लोग ताने मारेंगे, सब कहेंगे पढ़ाई करके भी कुछ नहीं कर पाया। उस दिन भी अरुण अपने कमरे में अकेला बैठा था। बाहर बारिश हो रही थी, पुरानी किताबें एक कोने में पड़ी थी, मेज पर धूल जम चुकी थी। उसके कानों में अचानक ट्रेन की सीटी गूंजी। वह चौंक पड़ा, खिड़की से झांक कर देखा, पास ही रेलवे लाइन थी और वही ट्रेन गुजर रही थी जो उसके गांव जाती थी। पल भर के लिए उसके दिल में अजीब सी हलचल हुई। गांव वाली ट्रेन, गांव की मिट्टी, खेत, तालाब, घर की चारपाई, माँ की रसोई, दोस्तों की हंसी, सब आंखों के सामने घूम गया। और साथ ही ये एहसास भी कि शायद वहीं लौटकर ही उसे सुकून मिलेगा। उसने बिना ज्यादा सोचे अपना छोटा सा बैग उठाया, किताबों में से सिर्फ वही रखी जो उसे जरूरी लगी, बाकी सब वहीं छोड़ दी। मोबाइल, कुछ कपड़े और पर्स, यही सब लेकर वह कमरे से निकल पड़ा। प्लेटफॉर्म पर पहुंचते पहुंचते ट्रेन रवाना होने ही वाली थी। उसने बिना टिकट लिए ही भीड़ के साथ डिब्बे में जगह बना ली। बैठते ही उसका दिल अजीब सा हल्का हो गया, जैसे वह बोझ जो सालों से उसके कंधों पर था अचानक उतर गया हो। ट्रेन धीरे धीरे शहर से दूर होती गई। खिड़की से आती ठंडी हवा उसके चेहरे को छू रही थी। अरुण पहली बार मुस्कुराया, लेकिन तभी उसकी नजर सामने बैठी एक शख्स पर पड़ी। वह आदमी गांव का ही था, वही आदमी जिसे अरुण ने बचपन से देखा था, फटे कपड़े पहनने वाला, दूसरों के खेतों में मजदूरी करने वाला, हमेशा पैसों के लिए तरसता हुआ। गांव में लोग उसका मजाक उड़ाते थे, इससे गरीब कोई नहीं। लेकिन आज वह आदमी बिल्कुल बदला हुआ दिख रहा था। चमकदार कपड़े, सोने की चेन, जेब से झांकती हुई मोटी गड्डियां और हाथ में महंगा स्मार्टफोन। अरुण की आंखें फैल गईं।
ये कैसे मुमकिन है? ये वही आदमी है ना जिसके पास 2 वक्त की रोटी नहीं होती थी, वो अब इतना अमीर कैसे? उसने कई बार सोचा कि उससे पूछे, लेकिन हिम्मत नहीं हुई। वह आदमी बस मुस्कुराते हुए खिड़की से बाहर देखता रहा। अरुण का दिमाग सवालों से भर गया। क्या सच में पढ़ाई के बिना भी अमीर बना जा सकता है? अगर ये आदमी इतना बदल सकता है तो मैं क्यों नहीं? ट्रेन अपने सफर पर बढ़ती रही। हर स्टेशन पर लोग चढ़ते उतरते रहे, लेकिन अरुण के भीतर जैसे एक नया सफर शुरू हो गया था। वह सोचता रहा, शहर ने उसे सिर्फ दर्द दिया, असफलता दी, लेकिन गांव में अभी भी उम्मीद बाकी थी। और पहली बार अरुण के दिल में एक अजीब सी जिज्ञासा पैदा हुई, आखिर उस आदमी के पास इतना पैसा आया कहां से? अरुण की आंखों के सामने वही आदमी था, रघु। गांव में सब उसे रघु मजनू कहते थे, क्योंकि वह बचपन से ही पढ़ाई में कमजोर था और अक्सर शरारतों में लगा रहता। खेत में काम करता, कभी किसी के बैल चराता तो कभी ईंट भट्टे पे मजदूरी करता। गांव के बच्चे तक उसे देखकर हंसते थे। रघु चप्पल फटी, जेब खाली, लेकिन आज वही रघु ट्रेन में ऐसे बैठा था मानो कोई सेठ साहूकार हो। अरुण बार बार सोचता, क्या मैं सपना तो नहीं देख रहा? रघु ने जैसे ही नजरें घुमाई, उसकी आंखें अरुण पर पड़ी। अरे अरुण, तू यहाँ? उसकी आवाज में हैरानी और अपनापन दोनों थे। अरुण थोड़ा हिचकिचाया, फिर हल्की मुस्कान के साथ बोला, हाँ, शहर से गांव जा रहा हूँ, बस यूं ही। रघु जोर से हंस पड़ा। वाह रे पड़ाकू, तू गांव लौट रहा है? हम तो सोचते थे तू बड़ा अफसर बनेगा। अरुण का दिल जैसे किसी ने चुभो दिया। उसने निगाहें झुका ली। किस्मत, बस इतना ही कह पाया, लेकिन उसके भीतर उथल पुथल मची थी। रघु मेरे सामने हंस रहा है। ये वही रघु है जिसके पास कभी न चप्पल होती थी, न ढंग का खाना, और आज ये मुझसे ज्यादा हंस रहा है। आखिर इसमें ऐसा क्या बदल गया? ट्रेन धीरे धीरे गांव की तरफ बढ़ रही थी। खिड़की से खेतों के हरे भरे नजारे दिखने लगे, लेकिन अरुण की नजरें बार बार रघु की जेब से झांकती नोटों की गड्डियों पर टिक जाती। आखिर उसने हिम्मत जुटाकर धीरे से पूछा, रघु, एक बात पूछूं, तू अचानक इतना बदल कैसे गया? मतलब पहले तो तू। रघु मुस्कुराया। उसकी मुस्कान में आत्मविश्वास था। क्यों? लगता नहीं कि मैं अमीर बन सकता हूँ? अरुण ने सिर हिलाया। नहीं, मतलब गांव में सब तेरा मजाक उड़ाते थे, और आज तू? रघु थोड़ी देर चुप रहा, खिड़की से बाहर देखा, फिर उसकी आवाज में एक ठहराव आया। अरुण, मैंने पढ़ाई नहीं की, लेकिन दिमाग तो लगाया, मेहनत भी की, और सबसे बड़ी बात, मैं हार मानकर घर में नहीं बैठा। अरुण ने तुरंत टोका, लेकिन इतना पैसा इतनी जल्दी कैसे? रघु हंस पड़ा। सब बताएंगे, लेकिन गांव पहुंचकर। अभी ट्रेन में बताऊंगा तो सब सुन लेंगे। अरुण चुप हो गया, लेकिन उसका दिमाग सवालों से भरा था। क्या रघु ने कोई गलत काम किया है? कहीं चोरी चकारी या कोई गैर कानूनी धंधा? उसके मन में डर भी था और उत्सुकता भी। गांव पहुंचते ही दोनों स्टेशन से पैदल निकल पड़े। अरुण ने देखा, गांव अब पहले जैसा नहीं रहा। कई कच्चे मकान पक्के हो चुके थे, कुछ के बाहर बड़ी बड़ी मोटरसाइकिलें खड़ी थीं, और हैरानी की बात, गांव के सबसे पिछड़े मोहल्ले में अब सबसे ज्यादा हलचल थी। वही जगह जहां रघु का टूटा फूटा घर हुआ करता था, वहां अब एक नया बड़ा मकान खड़ा था। सामने पोर्च में मोटरसाइकिल और एक नई बोलेरो चमक रही थी। बच्चे खेल रहे थे और लोग आते जाते रघु को नमस्ते कर रहे थे। अरुण की आंखें फैल गईं। ये सब सच है? ये वही रघु है जिसके घर में पहले छप्पर से बारिश टपकती थी? रघु ने अरुण को अंदर बुलाया। चल, आज घर पर खाना खा, तेरे लिए माँ ने खास तैयारी की है। अरुण चुपचाप अंदर चला गया। उसके कदम जैसे भारी हो गए थे, सवालों की बारिश। खाना खाते खाते आखिर अरुण ने फिर वही सवाल उठाया, रघु, अब तो बता, इतना बदलाव कैसे आया? ये बड़ा घर, गाड़ी, पैसा, सब कहां से? रघु ने हंसते हुए कहा, तू बड़ा बेचैन है। अच्छा सुन, लेकिन पहले ये सोच, जो मैं बताने वाला हूँ वो सुनकर तू मुझे गलत मत समझना। अरुण ने तुरंत कहा, गलत? मतलब तूने कोई गैर कानूनी काम तो नहीं किया? रघु हंसा, नहीं बे, इतना भी गिरा नहीं, लेकिन हाँ, मेरा तरीका तुझे नया लगेगा। पढ़ाई लिखाई से इसका कोई लेना देना नहीं। अरुण की आंखें चमक उठी। तो फिर क्या? रघु ने गहरी सांस ली और धीरे धीरे बोलना शुरू किया। अरुण, गांव में रहते हुए मैंने एक चीज सीखी, लोग हमेशा वही काम करते हैं जो सब करते हैं, खेती, मजदूरी, नौकरी की तैयारी, लेकिन मैं वही करना चाहता था जो बाकी छोड़ देते हैं। बाकी हंसते रहे, लेकिन मैंने अपने तरीके से सोचना नहीं छोड़ा। अरुण ध्यान से सुनता रहा। रघु ने आगे कहा, शहर वाले तो हमें अनपढ़ समझते हैं, लेकिन असली मौका गांव में ही छुपा था। मैंने उसे देखा और पकड़ लिया। अरुण ने उत्सुकता से पूछा, मौका? कैसा मौका? रघु चुप हो गया। उसकी आंखों में चमक थी, लेकिन उसने बात अधूरी छोड़ दी। सब कुछ एकदम से नहीं बताऊंगा, धीरे धीरे समझेगा। बस इतना जान ले, जो मैं कर रहा हूँ उसमें कोई डिग्री नहीं चाहिए, लेकिन दिमाग और हिम्मत चाहिए। अरुण हैरान था। तो मतलब पढ़ाई किए बिना भी? रघु ने बीच में ही कहा, हाँ, बिना पढ़ाई के भी। असली अमीरी डिग्री से नहीं, दिमाग और सोच से आती है। अरुण के दिल में अजीब सी हलचल हुई। क्या सच में? क्या मैं भी? रात गहरा चुकी थी।
अरुण चारपाई पर लेटा था, लेकिन नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। वह बार बार सोच रहा था, रघु ने कैसे कर दिखाया, गांव में रहते रहते इतना पैसा कमा लिया और मुझे शहर की पढ़ाई और डिग्रियों ने कुछ नहीं दिया। आखिर उसके पास कौन सा राज है। तभी बाहर से आवाजें आई, कोई गाड़ी आकर रुकी थी। रघु तुरंत बाहर निकला। अरुण भी चुपके से पीछे पीछे गया। उसने देखा 3-4 लोग रघु से मिलने आए थे। उनके हाथों में बड़े बैग थे। वे लोग धीरे धीरे बातें कर रहे थे और फिर उन बैगों को अंदर ले गए। अरुण की धड़कन तेज हो गई। रघु ने अरुण को पीछे देखकर सिर्फ मुस्कुराया और कहा, सब्र रख, कल सब समझ जाएगा। अरुण की रात करवटों में बीती। उसे लग रहा था जैसे वह किसी बड़े राज के दरवाजे पर खड़ा है। सुबह की पहली किरण जब खिड़की से भीतर आई तो अरुण की आंखें वैसे ही खुली रह गईं। पूरी रात वह करवटें बदलता रहा था। रघु और उन अजनबी लोगों की बातचीत, बैगों का अंदर जाना, सब कुछ उसकी आंखों के सामने घूम रहा था। अरुण ने खुद से कहा, आज चाहे कुछ भी हो, मुझे ये राज जानना ही होगा। आखिर ये रघु है या कोई और? गांव का वो अनपढ़ लड़का जिसके पास एक वक्त की रोटी तक नहीं थी, आज ऐसे बैग भरकर पैसे कहां से आ रहे हैं? उसी समय आंगन से आवाज आई, अरुण चल, खेत चलते हैं। रघु दरवाजे पर खड़ा मुस्कुरा रहा था। उसके चेहरे पर वही आत्मविश्वास था जो अरुण को बेचैन कर रहा था। दोनों पैदल खेत की ओर निकल पड़े। रास्ते में गांव के लोग उन्हें देख देख कर फुसफुसा रहे थे, अरे ये तो अरुण है, वही जो 12वीं में टॉप किया था। हाँ, सुना था शहर में पढ़ रहा है, लगता है लौट आया। पर देखो रघु को, अब तो बड़ा आदमी हो गया है, किस्मत देखो। अरुण के कानों में ये बातें चुभ रही थी। सब मुझे पढ़ाकू समझते थे, मैं क्यों पीछे रह गया। खेत पर पहुंचते ही अरुण ने देखा, रघु का खेत बिल्कुल अलग तरह से संवारा गया था। चारों ओर नहर जैसी छोटी छोटी नालियां थीं, जिनसे पानी एकदम बराबर बंट रहा था। कहीं पानी ज्यादा, कहीं कम, ऐसा कुछ नहीं। अरुण हैरान होकर बोला, ये तो कमाल है। गांव में तो हमेशा शिकायत रहती थी कि बारिश से फसल डूब जाती है या सूख जाती है, लेकिन यहाँ तो सब बराबर दिख रहा है। रघु मुस्कुराया, यही तो फर्क है भाई। लोग कहते थे खेती में कुछ नहीं रखा, लेकिन मैंने उसी को मौका बना लिया। पानी का सही इस्तेमाल करना ही असली सोना है। अरुण सोच में डूब गया। तो क्या रघु की अमीरी का राज यही है, सिर्फ खेती? फसल देखते देखते अचानक रघु ने खेत के एक कोने की ओर इशारा किया। देख रहा है वहाँ वो पुरानी हवेली? अरुण ने नजर घुमाई। हाँ, दूर से टूटी फूटी सी हवेली दिख रही थी। गांव में अक्सर बच्चों को डराया जाता था उस हवेली का नाम लेकर। वहाँ भूत है। रघु की आंखों में चमक थी। लोग कहते हैं भूत है, लेकिन असल में वहाँ खजाना है। अरुण चौंक पड़ा। खजाना? मतलब सचमुच? रघु ने धीरे से कहा, तेरे दादाजी का नाम सुना है ना, वही जिनकी जमीन पर तू पैदा हुआ? अरुण ने सिर हिलाया। हाँ, लेकिन उनका खजाने से क्या लेना देना? रघु ने आवाज धीमी करते हुए कहा। लोगों की माने तो तेरे दादाजी ने टैक्स से बचने के लिए सोना खेत में कहीं दबा दिया था। वो बात सिर्फ हवेली की दीवार पर लिखी थी, और तू मान या न मान, मैंने खुद अपनी आंखों से वो लाइन देखी है। अरुण सन्न रह गया। तो इसका मतलब मेरे अपने खेत में? उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। अरुण सवालों में उलझा हुआ था कि तभी एक बाइक हवेली की तरफ से आती दिखी। उस पर वही लोग बैठे थे जो पिछली रात बैग लेकर आए थे। वे सीधे हवेली में घुस गए। अरुण चौंका। ये वही लोग हैं? रघु ने अरुण की आंखों में सवाल देख लिया। हाँ, ये लोग मेरे साथी हैं। हम सब मिलकर काम करते हैं। खेत, हवेली और कुछ बातें जो अभी तुझे नहीं बतानी। अरुण ने हिचकते हुए कहा। लेकिन उन बैगों में क्या होता है? रघु ने मुस्कुराकर कहा, वही चीज जिससे आदमी गरीब से अमीर बनता है। अरुण और भी बेचैन हो गया। शाम को जब दोनों गांव लौटे तो चौपाल पर फिर वही चर्चाएं शुरू हो गईं। अरे देखो, अरुण भी लौट आया। क्या हुआ शहर की नौकरी का? लगता है अफसर बनने का सपना टूट गया। हाँ हाँ, और देखो रघु को, गाड़ी, पैसा, इज्जत सब है। अरुण का चेहरा लाल पड़ गया, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। उस रात उसने अपने आप से कसम खाई, अब और नहीं सहूंगा। मुझे हर हाल में ये राज जानना है। अगर सचमुच दादाजी का खजाना है तो वो मेरा हक है, और अगर रघु कोई चाल चल रहा है तो भी मुझे पता लगाना होगा। आधी रात को अरुण चुपचाप घर से निकला। धीरे धीरे कदम बढ़ाता हुआ वो हवेली की ओर चल पड़ा। चारों तरफ अंधेरा था, हवा तेज बह रही थी। टूटी फूटी हवेली दूर से और भी डरावनी लग रही थी। दरवाजा आधा खुला था। अरुण ने धीरे से धक्का दिया। अंदर घुप अंधेरा था। उसने मोबाइल की टॉर्च जलाई और कदम अंदर रखे। उसे दीवार पर कुछ उकेरी हुई लकीरें दिखी। उसने नजदीक जाकर देखा, वहां सचमुच कुछ लिखा हुआ था। जिस खेत में पानी सबसे गहरा होगा वहीं सोना दबा होगा। अरुण की सांस अटक गई। ये सच है? दादाजी ने सचमुच कुछ छुपाया था? लेकिन जैसे ही वो उस लाइन को पढ़ रहा था, हवेली के पीछे से किसी के कदमों की आवाज आई। अरुण का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। अरुण की धड़कन जैसे कानों तक सुनाई दे रही थी। हवेली के अंधेरे गलियारे में उसके पैरों के नीचे की टूटी ईंटें चरमरा रही थी। दीवार पर लिखी हुई लाइन, जिस खेत में पानी सबसे गहरा होगा वहीं सोना दबा होगा, बार बार उसकी आंखों के सामने घूम रही थी।
लेकिन अब उसके कानों में वह आवाज और साफ सुनाई देने लगी, किसी के कदम जो धीरे धीरे पास आ रहे थे। अरुण ने तुरंत मोबाइल की टॉर्च बंद कर दी। अंधेरे में उसका दिल और जोर से धड़कने लगा। कौन है वहां? एक भारी आवाज गूंजी। अरुण जम सा गया। आवाज हवेली के अंदर से ही आई थी। कुछ ही पलों बाद टॉर्च की तेज रोशनी ने अरुण की आंखों को चौंधिया दिया। सामने वही आदमी खड़ा था जो पिछली रात रघु के घर बैग लेकर आया था। उसके हाथ में टॉर्च और लाठी दोनों थे। तू यहाँ क्या कर रहा है? उसने सख्ती से पूछा। अरुण हकला गया। मैं बस ऐसे ही। आदमी ने उसे पकड़कर बाहर की तरफ धकेल दिया। यहाँ ऐसे ही घूमने मत आना, समझा? अरुण घबराकर भागा और सीधे घर लौट आया। उस रात उसे नींद नहीं आई। ये लोग हवेली में क्या कर रहे हैं? और अगर सचमुच वहाँ खजाना है तो वो मेरा हक है, लेकिन रघु और उसके लोग उसे छुपा क्यों रहे हैं? सुबह सुबह गांव वाले चौपाल पर बैठे थे। हमेशा की तरह चर्चाएं अरुण के इर्द गिर्द घूम रही थीं। पढ़ाई लिखाई सब बेकार, आखिर लौटना पड़ा गांव। ये देखो रघु कहां से कहां पहुंच गया। अरुण चुपचाप बैठा रहा, लेकिन भीतर से उसका मन जल रहा था। उसी समय रघु चौपाल पर पहुंचा। सब लोग खड़े होकर उसे सलाम करने लगे। आ गया हमारा सेठ जी। रघु भाई, आपकी गाड़ी तो बड़ी शानदार है। अरुण ने रघु की तरफ देखा। उसके चेहरे पर वही रहस्यमयी मुस्कान थी। रघु ने सबको मिठाई बांटी और बोला, आज मेरी फसल बिक कर आई है, इस बार दाम अच्छे मिले। गांव वाले खुश होकर उसकी तारीफ करने लगे। अरुण को यकीन नहीं हुआ। फसल? सिर्फ फसल से इतना पैसा? नहीं, ये कुछ और है। शाम को अरुण सीधे रघु के पास गया। रघु, मुझे सच सच बता, हवेली में क्या है और उन बैगों में क्या? रघु ने उसकी आंखों में झांका और हंसते हुए बोला, तू भी बड़ा बेचैन है पर सच जानने की हिम्मत रखता है। अरुण ने बिना झिझक कहा, हाँ, जो भी सच है मुझे जानना है। रघु थोड़ी देर चुप रहा, फिर धीमे स्वर में बोला, ठीक है, लेकिन याद रख, सच आसान नहीं होता। हवेली में सिर्फ खजाना नहीं बल्कि खतरा भी है। अरुण चौंक पड़ा। खतरा? कैसा खतरा? रघु ने धीरे से कहा, जिस खजाने की बात हवेली की दीवार पर लिखी है वो सिर्फ तेरे दादाजी का नहीं है। उस खजाने पर कई लोग नजर गड़ाए बैठे हैं और जो भी उसे पाने की कोशिश करता है वो या तो गायब हो जाता है या फिर बर्बाद। अरुण के रोंगटे खड़े हो गए। मतलब तू कहना क्या चाहता है? रघु ने उसकी तरफ झुककर कहा, अरुण, तेरे दादाजी ने सोना खेत में दबाया था, ये सच है, लेकिन उसके बारे में सिर्फ गांव के कुछ चुनिंदा लोग जानते हैं और वही लोग आज उसे निकालने की कोशिश कर रहे हैं। मैं उन्हीं के साथ काम कर रहा हूँ। अरुण की सांस अटक गई। क्या तू भी? रघु ने हंसते हुए कहा, हाँ, और इसी से मैं अमीर बना हूँ, लेकिन तू अभी सब नहीं समझेगा। रात को अरुण घर लौट रहा था कि अचानक किसी ने उसे पीछे से पकड़ लिया। अरुण ने पीछे मुड़कर देखा, वही आदमी था जो हवेली में मिला था। उसकी आंखों में गुस्सा और हाथ में चमकती हुई चाकू जैसी चीज। अरुण कांप गया। ये लोग वाकई खतरनाक हैं, मुझे सावधान रहना होगा। उस रात अरुण देर तक छत पर बैठा सोचता रहा। अगर सच में दादाजी ने खजाना दबाया था तो वो मेरा हक है, लेकिन रघु और उसके लोग उसे छुपाकर खुद इस्तेमाल कर रहे हैं। मुझे सच्चाई का पता लगाना ही होगा, चाहे इसके लिए मुझे खतरा ही क्यों ना उठाना पड़े। उसने मन ही मन तय कर लिया, अब वो चुप नहीं बैठेगा। अगली रात अरुण फिर से चुपचाप हवेली की तरफ गया। इस बार उसने तय किया था कि डरना नहीं है। अंदर जाते ही उसे एक दीवार के पास खुदाई के निशान मिले, तो ये लोग वाकई कुछ खोद रहे हैं। लेकिन तभी अचानक हवेली की छत से मिट्टी गिरने लगी। अरुण ने ऊपर देखा, कोई था वहां। उससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, तेज रोशनी उसकी आंखों पर पड़ी और आवाज आई, हमने कहा था ना, यहाँ मत आना। अरुण का दिल जैसे रुक गया। अरुण की आंखों में अब डर से ज्यादा जिज्ञासा थी। हवेली की दीवारों पर पड़े खुदाई के निशान देखकर उसका शक पक्का हो गया था कि यहाँ जरूर कुछ छुपा है। लेकिन सवाल था, क्या और क्यों रघु और उसके साथी इसे छुपाकर काम कर रहे हैं? अगले दिन चौपाल पर माहौल अलग था। गांव के बुजुर्ग एक दूसरे से कह रहे थे कि कल रात हवेली से फिर आवाजें आई। कोई कह रहा था शायद वहां भूत प्रेत हैं, तो कोई कह रहा था कि नहीं, खजाना जरूर दबा होगा। अरुण चुपचाप उनकी बातें सुन रहा था। उसका मन और भी बेचैन हो उठा। तभी रघु चौपाल पर आ गया और हंसते हुए बोला कि यह सब वहम है और लोग बस डर फैलाते हैं। लेकिन अरुण को लगा उसकी हंसी नकली थी। उस शाम अरुण ने ठान लिया कि वह खुद हवेली में जाकर देखेगा। एक फावड़ा और टॉर्च लेकर वह चुपचाप खेतों से होता हुआ हवेली पहुंचा। रात का सन्नाटा और पेड़ों की सरसराहट उसकी धड़कन और तेज कर रही थी। हवेली के अंदर घुसते ही उसने देखा कि दीवार की मिट्टी ढीली पड़ी थी, जैसे किसी ने हाल ही में खुदाई की हो। अरुण ने खुदाई शुरू कर दी। कुछ ही देर में उसका फावड़ा किसी सख्त चीज से टकराया। उसने मिट्टी हटाई तो सामने लकड़ी का एक पुराना बक्सा निकला। अरुण की सांसें थम गईं। उसने बक्सा खोला तो उसमें पुराने कपड़े, टूटे फूटे बर्तन और कुछ पीतल के सिक्के निकले। उसकी आंखें चौंधिया गईं। सिक्कों पर किसी पुराने राजा का नाम खुदा हुआ था। भले वे सोने के ना हो, लेकिन उनकी कीमत जरूर होगी। अरुण के दिल की धड़कन तेज हो गई। उसे लगा कि दादाजी की बातें सच थीं और असली खजाना अब भी कहीं छिपा हुआ है। लेकिन तभी अचानक दरवाजे पर तेज आवाज हुई। अरुण चौंक गया और उसने टॉर्च बंद कर दी। दरवाजा खुला और अंदर रोशनी आई। सामने 3 आदमी खड़े थे।
वही जिनके साथ रघु अक्सर दिखता था। उनमें से एक गर्जा की तो ये सब तू कर रहा था। अरुण ने सिक्के जल्दी से जेब में डाल लिए और बोला कि वह बस देखने आया था, लेकिन वे लोग गुस्से में बोले कि यह खजाना उनका है। अरुण ने डर के बावजूद हिम्मत दिखाते हुए कहा कि ये उसके दादाजी का है और उस पर किसी और का हक नहीं। तीनों हंसने लगे और बोले कि अब खजाना उसी का होगा जिसके पास ताकत है। तभी दरवाजे पर रघु आ गया। उसकी आवाज गूंजी और सब चुप हो गए। रघु ने अरुण की ओर गुस्से और गहरे दर्द भरी नजरों से देखा। उसने कहा कि उसने पहले ही अरुण को चेतावनी दी थी कि यह खेल आसान नहीं है, फिर वह क्यों इसमें पड़ा। अरुण ने दृढ़ता से जवाब दिया कि क्योंकि यह उसका हक है। रघु कुछ देर चुप रहा और फिर बोला कि अगर सच जानना चाहता है तो वह सब बताएगा। उसने अपने आदमियों को शांत किया और अरुण को हवेली के कोने में ले गया। धीरे धीरे उसने कहा कि तेरे दादाजी ने सिर्फ सिक्के ही नहीं छुपाए थे, बल्कि बहुत बड़ा राज भी छुपाया था। यह खजाना सिर्फ सोना चांदी नहीं है, इसमें इतिहास दबा है। हवेली में ऐसे कागजात छुपे हैं जो साबित कर सकते हैं कि गांव की आधी जमीन असल में अरुण के परिवार की थी। अंग्रेजों के समय में टैक्स से बचने के लिए दादाजी ने सब छुपा दिया था। अगर वे कागजात मिल जाएं तो अरुण सिर्फ अमीर नहीं बल्कि पूरे गांव की जमीन का मालिक हो सकता है। अरुण स्तब्ध रह गया। उसने धीरे से पूछा कि तू ये सब मेरे लिए क्यों बता रहा है, तुझे क्या मिलेगा? रघु हंस पड़ा और बोला कि जो उसे चाहिए था वह ले चुका है, अब बारी अरुण की है। लेकिन उसने चेतावनी दी कि जो इस सच्चाई के करीब जाएगा वह खतरे से बच नहीं पाएगा। अरुण की आंखों में दृढ़ता चमकी और उसने कहा कि चाहे जो भी हो वह यह लड़ाई लड़ेगा। रघु ने उसकी पीठ थपथपाई और बोला कि ठीक है, अब असली खेल शुरू होगा। रात भर अरुण सो नहीं पाया। रघु की बातें उसके दिमाग में घूम रही। खजाना सिर्फ सिक्कों तक सीमित नहीं था, बल्कि उसके परिवार की जमीन का मालिकाना हक भी उसमें छिपा था। अगर यह सच है तो उसकी किस्मत ही बदल जाएगी। लेकिन सवाल यही था कि वह कागजात कहाँ छुपे हैं और रघु उसे क्यों बता रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये कोई जाल हो। सुबह गांव में अजीब सा माहौल था। कुछ लोग हवेली की चर्चा कर रहे थे तो कुछ लोग अरुण की ओर शक की नजरों से देख रहे थे। किसी ने अफवाह फैला दी थी कि अरुण ने रात हवेली में खुदाई की और उसे खजाना मिला। गांव के बच्चे तक उसके पीछे दौड़ते और पूछते कि भैया आपको क्या मिला। अरुण ने सबको चुप कराने की कोशिश की, लेकिन मन ही मन वह डर गया था। अगर गांव में यह खबर फैल गई तो उसकी जान तक खतरे में पड़ सकती है। उसी समय चौपाल पर पंचायत बुलाई गई। कुछ बड़े लोग कहने लगे कि हवेली गांव की संपत्ति है और उसमें जो कुछ भी मिलेगा वह गांव का होगा। अरुण चुप रहा, लेकिन उसके भीतर गुस्सा उबल रहा था। दादाजी ने अगर सचमुच जमीन और खजाना छुपाया था तो वह मेरा है, गांव का कैसे हो गया? लेकिन वह जानता था कि खुलकर विरोध करने का समय अभी नहीं आया है। उस रात अरुण ने फिर हवेली जाने की ठानी, लेकिन इस बार अकेला जाना खतरनाक हो सकता था। उसे किसी साथी की जरूरत थी। उसने अपने बचपन के दोस्त महेश को भरोसे में लिया, जो पहले से ही शहर छोड़कर गांव में रह रहा था। महेश ने पहले तो मना किया, लेकिन जब अरुण ने उसे सच्चाई बताई तो वह तैयार हो गया। दोनों अंधेरे में चुपचाप हवेली पहुंचे। अरुण ने पिछली बार वाली जगह से आगे खुदाई शुरू की। थोड़ी ही देर में उन्हें लकड़ी का एक और संदूक मिला। अरुण का दिल धड़कने लगा। उसने धीरे से ढक्कन खोला। अंदर पुराने दस्तावेज थे, लेकिन नमी और दीमक ने उनका आधा हिस्सा खराब कर दिया था। अरुण ने उन कागजात को ध्यान से देखा। उन पर अंग्रेजी में कुछ लिखा था और नीचे पुराने मुहरें लगी थी। यह साफ था कि ये कागजात किसी बड़े सौदे से जुड़े थे। महेश बोला कि यह सब तो बहुत बड़ा मामला है, लेकिन तभी हवेली के बाहर से सरसराहट की आवाज आई। दोनों ने टॉर्च बंद कर दी। खिड़की से झांका तो देखा कि 3 लोग मशाल लेकर हवेली के बाहर घूम रहे थे। अरुण ने पहचान लिया कि ये वही लोग थे जो पिछली बार उसे पकड़ने आए थे। उनका इरादा साफ था, अगर अरुण कुछ ढूंढ भी लेता है तो वह उनके हाथ से नहीं बच पाएगा। महेश धीरे से बोला कि हमें तुरंत निकलना होगा वरना फंस जाएंगे। अरुण ने कागजात अपनी शर्ट के अंदर दबा लिए और दोनों पीछे के दरवाजे से निकल गए, लेकिन बाहर आते ही किसी ने उन पर पत्थर फेंका। अरुण लड़खड़ा गया, लेकिन महेश ने उसका हाथ पकड़ा और दोनों किसी तरह खेतों से होकर गांव की ओर भागे। पीछे से आवाजें आ रही थी, भागने मत दो इन्हें, पकड़ लो। काफी देर भागने के बाद दोनों अपने घर पहुंचे। अरुण की सांसें तेज चल रही थीं। उसने दस्तावेज निकाले और टॉर्च की रोशनी में ध्यान से पढ़ने की कोशिश की। अंग्रेजी मुश्किल थी, लेकिन इतना समझ में आया कि इसमें जमीन की रजिस्ट्री और पुराने टैक्स का जिक्र है। महेश ने कहा कि हमें इसे किसी वकील को दिखाना चाहिए, तभी असली बात समझ आएगी। अरुण ने हामी भरी, लेकिन वह जानता था कि यह काम आसान नहीं है। अगले दिन गांव में माहौल और गर्म हो गया। कुछ लोगों ने दावा किया कि हवेली के आसपास अजनबी लोग घूम रहे हैं और रात को हथियारों की आवाजें भी सुनी गई। पंचायत ने फैसला किया कि हवेली के आसपास पहरा लगाया जाएगा। अरुण समझ गया कि अब सीधे वहां जाकर खुदाई करना मुश्किल होगा। शाम को रघु उससे मिलने आया। उसने अरुण को कागजात के बारे में पूछे बिना सीधे कहा कि अब उसके दुश्मन और तेज हो गए हैं। गांव में कुछ ताकतवर लोग हैं जो नहीं चाहते कि यह सच बाहर आए।
अरुण ने उससे सवाल किया कि आखिर तू इस सब में चाहता क्या है। रघु कुछ देर चुप रहा और फिर बोला कि वह सिर्फ देखना चाहता है कि अरुण अपने दादाजी की विरासत को संभाल पाता है या नहीं। यह कहकर वह चला गया। अरुण का मन और उलझ गया। रघु दोस्त है या दुश्मन यह समझ नहीं पा रहा था, लेकिन इतना तय था कि हवेली और उसके अंदर का राज्य अब केवल खजाने तक सीमित नहीं रहा था। इसमें गांव की राजनीति, लालच और साजिशें भी शामिल हो चुकी थी। रात को अरुण ने फिर उन कागजात को निकाला। उसके हाथ कांप रहे थे। तभी उसे याद आया कि दस्तावेजों के बीच में एक पन्ना और था जो अलग तरह से मोड़ा गया था। उसने उसे खोला तो उसमें नक्शा बना हुआ था। नक्शे में खेतों का चिन्ह था और एक जगह पर लाल बिंदु। अरुण की आंखों में चमक आ गई। शायद यही वह जगह थी जहां असली खजाना छिपा हुआ था। लेकिन उसी समय खिड़की के बाहर से किसी की परछाई गुजरी। अरुण चौंक गया। उसने टॉर्च बुझा दी और दिल थामकर चुपचाप खड़ा हो गया। परछाई धीरे धीरे खिड़की से हट गई। अरुण समझ गया कि अब उसे हर कदम फूंक फूंक कर रखना होगा, क्योंकि कोई उसकी हर हरकत पर नजर रख रहा है। अरुण कई दिनों तक उस नक्शे को समझने की कोशिश करता रहा। आखिर एक सुबह वह महेश के साथ खेत में पहुंचा जहां लाल बिंदु बना था। दोनों ने खुदाई शुरू की। मिट्टी के नीचे से एक और बक्सा निकला। अरुण का दिल धड़क रहा था। बक्सा खोलने पर अंदर सोने के सिक्के और वही दस्तावेज मिले जिनकी तलाश थी। अरुण की आंखों में आंसू आ गए। इतने दिनों की मेहनत और डर आखिर रंग लाई थी। लेकिन उसने लालच में आकर सिक्कों को छिपाने के बजाय गांव के सामने सच बताने का फैसला किया। पंचायत बुलाई गई। अरुण ने दस्तावेज सबके सामने रखे और कहा कि यह सब मेरे दादाजी की मेहनत का है। गांव वाले पहले हैरान हुए, फिर खुश भी। उन्होंने मान लिया कि अरुण का हक है। अरुण ने सोचा कि अगर सब अपने अपने हिस्से के लिए लड़ेंगे तो खजाने का कोई मतलब नहीं रहेगा। उसने सिक्कों से गांव के लिए स्कूल, पानी की टंकी और सड़क बनवाने का ऐलान किया। कुछ महीनों बाद गांव बदल चुका था। अरुण अब किसी नौकरी के पीछे भागने वाला लड़का नहीं रहा। उसकी मेहनत और फैसले ने उसे न सिर्फ अमीर बनाया बल्कि पूरे गांव की इज्जत भी दिलाई। उसे लगा कि असली खजाना सिक्के नहीं थे बल्कि लोगों का विश्वास था। यही उसकी कहानी पूरी हुई, बेरोजगार से गांव का असली मालिक और सबका सहारा बनकर।